हेलो कमांडर्स, वेलकम टू SGPS क्लासेस ऑनलाइन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? पढ़ के मजा आ रहा है आप लोग को ये ऑनलाइन क्लास से? ठीक है ना? कोरोना जो ना करवाए, ठीक है ना? ये कोरोना का ही देन है कि आज इस टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, हम रुकने वाले में से नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और चाहे स्कूल बंद हो, कोचिंग बंद हो, उससे मतलब नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे और अपना सक्सेस को अचीव करके रहेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल बिना टाइम को जाया करते हुए, वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत खुश हैं, तो खुश नहीं है, तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, इस तरह मूड को अच्छे से रिलैक्स करके आए हैं कि पढ़ा सही की बहुत सुबह से बहुत फीवरिश टाइप का लग रहा था, मैंने फीवर टाइप का लग रहा था। ठीक है, चलिए तो बाबू हम लोग आज क्या शुरू, देखिए पहले तो बात कि आप लोग हमसे कोई, हम आपको बोले थे कल जब टेस्ट हुआ था आपको, तो आपको हम बोले थे कि जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत होगा वो क्वेश्चन बताइएगा हमको, हम उस क्वेश्चन को डील करवा देंगे। हम कहते हैं ये बात, लेकिन आप लोग आंसर गलत भी किए, लेकिन फिर भी कोई एक भी क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं किया कि सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझा दीजिएगा, फिर ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्यों हुआ। आपको हम बोले थे कि क्वेश्चन हमको बताएगा, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे कि आखिरकार वो आंसर आपका गलत हुआ तो कहाँ गलत हुआ, क्यों गलती हुआ। ठीक है, वैसे ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप लोग अभी तक नहीं भेजे हैं तो आज सुन के भेज दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको दिक्कत होगा हम उसको कल शेयर कर देंगे। ठीक है, मतलब जब आपको समय मिला भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बाबू आज हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, बायो मॉलिक्यूल्स। क्या नाम है? बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। अब देखिए, शायद आपको याद होगा कि हम बहुत दिन से इस चैप्टर का चर्चा कर रहे थे कि बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। तो आज वो समय आ गया है कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बाबू चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखिए हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं सेल साइकिल और सेल्स, पहले तो हम लोग सेल पढ़े है ना, फिर हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को पढ़े हम लोग, है ना। अब इन दोनों के बाद क्या एक चैप्टर और दिया हुआ है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखिए आखिरकार पहली बात तो ये हमको सोचना है कि ये दोनों चैप्टर के, देखिए ये तीनों चैप्टर को हम लोग साइकोलॉजी के अंदर कंसीडर करते हैं, ये तीनों चैप्टर को हम लोग ना साइकोलॉजी के अंदर कंसीडर करते हैं। तो ये तीनों चैप्टर को साइकोलॉजी के अंदर क्यों मेंशन किया है? ठीक है, सेल तो हमको समझ में आया, सेल साइकिल समझ में आया, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स को इसके अंदर क्यों मेंशन किया है, इसके पीछे क्या कारण है? तो कारण ये है बाबू कि सुनिए क्या कारण है। हम लोग इस चैप्टर में उसको, हम लोग देखिए सिंपल समझिए, पहले तो हम सिंपल बताते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले, फिर हम कहानी सुनाएंगे, फिर आगे देखेंगे कि क्या लिखता है। हम लोग एनसीईआरटी को समझेंगे, बियॉन्ड द एनसीईआरटी जाएंगे, बिटवीन द एनसीईआरटी जाएंगे, बिटवीन द मतलब लाइंस के बिटवीन में। ठीक है, देखिए हम लोग अगर साइकोलॉजी के अंदर ये दोनों चैप्टर के अलावा तीसरा चैप्टर दिया है बायोमोलिक्यूल्स, इसके पीछे क्या कारण है? तो हम लोग चैप्टर में देखिए, हम लोग सेल में पढ़े कि सेल कैसा होता है, सेल के अंदर ऑर्गेनाइज्ड बॉडी जो है वो कैसा होता है। हम लोग साइकिल और डिवीजन में पढ़े कि सेल कैसे डिवाइड करता है, सेल का साइकिल कैसे चलता है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए सपोज कीजिए एक सेल है ना, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है ना। अब क्या है कि अगर सपोज करता है न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है, क्रोमोसोम है। अगर हम लोग क्रोमोसोम को बाहर निकालते हैं, तो हमको क्या दिखेगा? क्रोमोसोम के अंदर क्या दिखेगा? डीएनए दिखेगा। अगर हम लोग डीएनए को बाहर निकालते हैं, और डीएनए को देखेंगे तो हमको इसके अंदर क्या दिखेगा? तो हमको इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड दिखेगा। और ये क्या है? इट्स ए केमिकल। अगर हम लोग सपोज कीजिए कि हम देखते हैं सेल वॉल को, किसको देखेंगे? सेल वॉल को। ठीक है, हम लोग सेल वॉल को अगर मतलब थोड़ा गौर करके देखेंगे तो हमको उसके अंदर क्या दिखेगा? उसके अंदर हमको सेलुलोज दिखेगा। और सेलुलोज किससे बना होगा? तो ये बना होगा अल्फा डी ग्लूकोज से, है ना। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज क्या है? एक केमिकल है। मतलब सिंपल ये समझ बाबू कि हम लोग इस चैप्टर में वो पढ़ने जा रहे हैं कि सेल के अंदर किस तरह का केमिकल है। मतलब ये सेल में क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इवन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, जो भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, चाहे इसके पास सेल मेम्ब्रेन है। देखिए अब सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें हमको क्या दिखता है? इसमें हमको लिपिड और प्रोटीन दिखता है। लिपिड पर क्या दिखता है? प्रोटीन दिखता है। अगर हम लोग प्रोटीन को बाहर निकाले तो हमको प्रोटीन में क्या दिखेगा? एमिनो एसिड दिखेगा। तो एमिनो एसिड क्या है बुआ? तो एक केमिकल है ना। मतलब बाबू हम लोग इस चैप्टर में एक सेल के अंदर जो भी केमिकल एक्सेप्ट है, यानी कि जो भी उसके अंदर केमिकल है, हम लोग उस केमिकल का चर्चा करेंगे। आया बात समझ? अब देखिए क्या है, अब सबसे पहली बात समझ गए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि सेल के अंदर जो भी केमिकल, या फिर देखिए केमिकल मतलब क्या होता है? व्हाट इज केमिकल? केमिकल मतलब बोलिए क्या है केमिकल? केमिकल मतलब क्या होता है? जो
रिएक्शन कर सकता है। अब देखिए, पहले तो देखिए, पहले हम लोग समझते चीज को। हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है ना। ऑक्सीजन क्या है? एक एलिमेंट है ना। तो हाइड्रोजन क्या है बाबू? एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है? एक एलिमेंट है। अब यहाँ पे O2 ऑक्सीजन है क्या? यहाँ पे देखिए O2 कहने का मतलब क्या समझे? थोड़ा बेसिक पहले केमिस्ट्री को बताते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए इस चैप्टर में हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। मतलब और बात बाबू जान लीजिए आप लोग कि केमिस्ट्री इज ट्रुथ, केमिस्ट्री सच्चाई है। अब बोलिए कैसे केमिस्ट्री सच्चाई है? आप देखिए, सपोज कीजिए कि आज सुबह से हमको बहुत फीवरिश टाइप का लग रहा था, है ना। तो हम दवा लिए, हम एक मेडिसिन लिए, मेडिसिन को खाएं। तो उस मेडिसिन को जब हम खाएं तो मेरा क्या हुआ? मेरा जो हमको फीवर था या फिर थोड़ा कफ टाइप का लग रहा था वो ठीक हुआ। तो आखिरकार वो दवा खाने से मेरा फीवर और कफ कैसे ठीक हो गया? क्योंकि उस दवा में था केमिकल। वो केमिकल क्या क्या हमारे बॉडी के अंदर गया, तो मेरे बॉडी के अंदर गया। ठीक है, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन चल रहा होगा जो कि बिना काम का होगा, उसको रोक दिया। कुछ केमिकल रिएक्शन को एप्रिशिएट किया, कुछ केमिकल रिएक्शन को रोका। तो मतलब वो दवा क्या था? फुल्ली केमिकल था। मतलब अगर हम लोग एलोपैथिक की बात करें, अगर हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें, तो एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो फुल्ली किसका बना हुआ है? मतलब एलोपैथिक मेडिसिन हम लोग क्या जैसे जो एलोपैथिक मेडिसिन है, एलोपैथिक मतलब अंग्रेजी दवाई, जो अंग्रेजी दवाई है उसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ केमिकल है, और वही तो हम लोग खाते हैं, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं हम कि ये क्या आपका, ये आपका हाइड्रोजन है, ये क्या है? ऑक्सीजन है। ये क्या? एक एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। और ऑक्सीजन क्या है? ये भी एक एलिमेंट है। लेकिन O2 मतलब क्या हुआ कि दो O आपस में आके मिला तब बना O2, है ना। तो एक O तो क्या था? एक O था आपका एलिमेंट, दूसरा O क्या था? एलिमेंट। दोनों एलिमेंट जुड़ गया तो ये O2 क्या बना? ये O2 है आपका मॉलिक्यूल्स। क्या है ये? मॉलिक्यूल्स। मतलब अब O2 क्या बन गया? मॉलिक्यूल्स बन गया। H क्या है? यहाँ पे एलिमेंट है। अब क्या होगा? इस H से ये O2 जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। ये H2O क्या है? ये भी मॉलिक्यूल्स है। मतलब सिंपल समझिए, दो सेम एलिमेंट का जुड़ना भी मॉलिक्यूल्स है, और दो भिन्न यानी कि दो अलग तरह के एलिमेंट का जुड़ना, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? उसको भी क्या है? मॉलिक्यूल्स। देखिए सी कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है ना। ऑक्सीजन O2 क्या है? ये देखिए ये O2 क्या है? ये मॉलिक्यूल्स बन गया। अगर सिंपल हम लिखे O, तो ये क्या है? ये ऑक्सीजन एलिमेंट है। लेकिन O2 मतलब क्या हो गया? ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। क्यों मॉलिक्यूल्स हुआ? क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन है ना। और तो यहाँ पे क्या मॉलिक्यूल्स हो गया? ये एलिमेंट हो गया। तो एक एलिमेंट से एक मॉलिक्यूल्स आके जुड़ा तो इसको ये क्या बन गया? ये CO2 बन गया। और CO2 क्या? ये एक मॉलिक्यूल्स है ना। आया बात समझ में? ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स भी है, और ये मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को तो हम लोग कहते हैं केमिकल। यही तो केमिकल है। आया बात समझ में? अब देखिए, अब देखिए क्या हम बोल रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। व्हाट डू यू मीन बाय बायो? बायो मतलब लिविंग सिस्टम, है ना। बायो मतलब लिविंग सिस्टम, मतलब जीवित तंत्र, लिविंग सिस्टम। और मॉलिक्यूल्स मतलब अणु, ठीक है ना। जैसा भी स्पेलिंग होगा, ठीक है। तो बायो मतलब क्या होता है? लिविंग सिस्टम। और मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है? अणु, है ना। तो मतलब लिविंग सिस्टम का हिंदी क्या है? जीवित तंत्र। यानी कि जीवित तंत्र में जिस तरह का मॉलिक्यूल, यानी कि सुनिए, जीवित तंत्र में एक लिविंग सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसी को हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। हो गया चैप्टर खत्म। तो हम तो ऐसे चैप्टर खत्म करते हैं ना, मेरा स्टाइल यही चैप्टर खत्म करने का, है ना। चैप्टर का नाम बोल दिए, उसको नाम का मतलब समझा दिए, चैप्टर खत्म हो गया, है ना। तो देखिए क्या बोले हम कि बायोमॉलिक्यूल, देखिए लिविंग सिस्टम। बायो मतलब क्या होगा? लिविंग सिस्टम क्या है? जो लिविंग सिस्टम मतलब क्या होता है? जीवित तंत्र। और मॉलिक्यूल्स मतलब अणु। अब देखिए समझे मॉलिक्यूल्स क्या होता है? तो मतलब वैसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो एक लिविंग सिस्टम में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। सिंपल है ना। तो देखिए, तो अगर मतलब सिंपल ये समझिए कि सेल के अंदर जिस तरह का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, मॉलिक्यूल्स बोलिए, है ना, केमिकल्स बोलिए। अरे केमिकल्स मतलब क्या है? देखिए आप पीरियड टेबल देखें ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, कैल्शियम, सोडियम, ये सब क्या? सब एलिमेंट है। और
यही एलिमेंट क्या है, हमारे बॉडी के अंदर होता है, और इवन यही एलिमेंट मिट्टी में भी होता है। हम बात करेंगे आगे। वो कहावत है ना कि मिट्टी का इंसान मिट्टी में जाकर मिल जाता है, तो मिट्टी का इंसान मिट्टी में मिलता है, इसके पीछे क्या फंडा है, क्या साइंटिफिक लॉजिक है। देखिए हर बात के पीछे हम बोलते हैं आपको साइंटिफिक लॉजिक होता है, तो इस बात के पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है आज हम लोग जानेंगे। आया बात समझ में? देखिए क्या बोले हम, तो आपको समझ में आया बायोमोलिक्यूल्स। तो देखिए पहला लाइन क्या समझ गए। देखिए पहले चैप्टर का, देखिए हम बोलते हैं बार बार चैप्टर का सोल तक पहुंचना होता है, तब चैप्टर पढ़ने में मजा आता है ना। सिर्फ आंकड़ों को रटने से काम चलने वाला नहीं है ना। तो हम लोग समझे कि बायोमोलिक्यूल्स अगर चैप्टर्स का, इसके पीछे क्या कारण है। कारण ये है बाबू कि सेल के अंदर जिस तरह का मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, सेल के अंदर जिस तरह का मॉलिक्यूल्स होता है उसी को हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बायोमोलिक्यूल्स, क्या लिखा है, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग सिस्टम। क्या लिखा है, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग सिस्टम। क्या लिखा है, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग सिस्टम। मतलब क्या, देखिए केमिस्ट्री ऑफ लिविंग सिस्टम करने का मतलब क्या है कि जीवित तंत्र का रासायनिक शास्त्र, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग सिस्टम, जीवित तंत्र का रासायनिक शास्त्र। अब देखिए सर ये क्या बोल दिया, बोल बाबू ये रहे कि देखिए केमिस्ट्री ऑफ लिविंग सिस्टम इज बायोमोलिक्यूल्स। मतलब बायोमोलिक्यूल्स कहने का मतलब क्या है कि ये वैसा केमिस्ट्री है या फिर वो ऐसा केमिकल है जो कि लाइफ को बनाने के लिए, जीवन को बनाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं होगा तो जीवन नहीं चल पाएगा। क्या लगता है आपको कि सिर्फ ऑर्गन्स ही बॉडी को चलाता है? क्या लगता है आपको कि सिर्फ सेल, जो सेल है, सेल के जो ऑर्गन्स बॉडी, वो बॉडी को ऑपरेट करता है? नहीं। एक बॉडी को चलाने का इंपॉर्टेंट क्या है, तो मेटाबॉलिक पाथवे है ना, उपचाय जो प्रक्रिया होता है, मेटाबॉलिक का हिंदी होता है उपचाय, तो उपचाय प्रक्रिया जो होता है वही क्या करता है, वही सेल को ऑपरेट करता है, सेल के अंदर मेटाबॉलिक पाथवे को चलाता है, और वही मेटाबॉलिक पाथवे से लाइफ चलता है। तो लाइफ क्या, हम बार बार बोलते हैं आपको कि लाइफ क्या है, तो लाइफ इज एन आउटकम ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, है ना। क्या बोले कि लाइफ इज एन आउटकम ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। जीवन जो है वो क्या बोले हम कि लाइफ इज ए आउटकम ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। मतलब क्या बोले कि जीवन जो है, ठीक है ना, वो उपचाय प्रक्रिया का परिणाम स्वरूप है। मतलब उपचाय प्रक्रिया अगर नहीं होगा, मतलब अगर मेटाबॉलिक पाथवे नहीं चलेगा तो लाइफ चल नहीं सकता है। और मेटाबॉलिक पाथवे को चलाता कौन है, तो केमिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, एलिमेंट, ये सब भी चलाता है मेटाबॉलिक पाथवे को। सर ये मेटाबॉलिक पाथवे मतलब क्या, तो देखिए आपको हम सुना है क्रेब्स साइकिल नाम सुने आप लोग, कैल्विन साइकिल नाम सुने हैं, ग्लाइकोलाइसिस सब साइकिल है, उसी को तो हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। वही तो है मेटाबॉलिक पाथवे। और वो मेटाबॉलिक पाथवे चलता किससे है, तो केमिकल से। जब तक केमिकल नहीं होगा तब तक नहीं चल सकता है। समझ गए बात, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूलर एक्सेप्ट ऑफ द सेल। देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहने का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग स्टडी करते हैं सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूलर एक्सेप्ट है, यानी कि सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स, देखिए आप लोग समझ गए ना मॉलिक्यूल्स क्या होता है, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल्स नहीं समझ रहे और पूरा चैप्टर समझ गए बायोमोलिक्यूल्स। हम आपको पता है कि हम शुरू करते जीरो से, बेसिक से शुरू करते हैं, और उससे क्या होता है, उससे हम लोग हाई फंडा को समझ सकते हैं, है ना। तो क्या बोले हम, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूलर एक्सेप्ट ऑफ द सेल। मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है बाबू, तो ये वो स्टडी है जिसमें हम लोग सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाया जाता है उसका स्टडी करते हैं। आया बात समझ में, समझ गए ना, है ना। उसके बाद फिर अगला क्या लिखा हुआ है कि बायोकेमिस्ट्री इज द साइंस इन विच वी स्टडी द केमिकल एंड फिजियोकेमिकल एक्सेप्ट। देखिए अब बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री मतलब ये वो साइंस है जिसमें हम लोग सेल के अंदर पाए जाने वाले केमिकल, इन द साइंस इन विच वी स्टडी द केमिकल और फिजियोकेमिकल। तो देखिए फिजियोकेमिकल मतलब क्या होता है, फिजियोकेमिकल मतलब भौतिकी रसायन। मतलब भौतिकी रसायन कहने का मतलब क्या है, देखिए जो भी केमिकल है, अगर हम किसी भी केमिकल का नाम ले, देखिए H2 वाटर भी क्या एक केमिकल है, ये भी एक केमिकल है। कैसे केमिकल नहीं होगा भाई, ये एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट मिलकर मॉलिक्यूल्स बना है। एवरी मॉलिक्यूल केमिकल, हर एक मॉलिक्यूल क्या है, केमिकल है। तो H2O भी क्या है, केमिकल है। अब देखिए जो H2O है इसका क्या है, इसका
अपना कुछ नेचर है, इसका अपना कुछ स्वभाव है ना, इसका अपना सरफेस टेंशन है, इसके पास कोहेशन का प्रॉपर्टी है, इसके पास एडहेशन का प्रॉपर्टी है। हम लोग बात करेंगे एडहेशन कोहेशन प्रॉपर्टी क्या होता है कल के क्लास में, क्योंकि कल हम लोग वाटर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके पास अपना कुछ अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, इसका फ्रीजिंग पॉइंट अलग है, बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो मतलब इसका अपना कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसी को तो हम कहते हैं फिजियो। मतलब देखिए जितना भी जो भी केमिकल है उसका अपना कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं फिजियोकेमिकल एक्सेप्ट ऑफ लाइफ। है बात समझ में? मतलब तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? तो बायोकेमिस्ट्री द साइंस इन विच वी स्टडी द केमिकल, मतलब केमिकल को हम लोग समझते हैं कि सेल के अंदर किस तरह केमिकल है, ठीक है। एंड फिजियोकेमिकल मतलब भौतिकी रसायन को समझते हैं कि उसका अपना, यानी कि वाटर की बात करें, NaCl की बात करें, कुछ भी केमिकल की बात करते हैं, प्रोटीन की बात करें, एमिनो एसिड की बात करें, कोई भी केमिकल की बात करते हैं, तो उस केमिकल का क्या है? तो अपना कुछ पर्सनल नेचर है, उसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए द केमिकल और मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। साफ साफ लिख दिया कि वैसे केमिकल, या देखिए आप लोग समझ रहे केमिकल, ये NaCl बाबू क्या है? NaCl व्हाट इज दिस? इज नमक, तो नमक क्या है भैया? केमिकल है ये, है ना। वाटर क्या है? ये केमिकल है। प्रोटीन, एमिनो एसिड, वो क्या है? वो केमिकल है। HCl ये क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये केमिकल है। इट्स ऑल आर केमिकल, है ना। तो क्या बोले हम? तो वैसे केमिकल या फिर मॉलिक्यूल्स जो कि प्रेजेंट होता है कहां पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ है कि द केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स, यानी कि वैसे केमिकल और मॉलिक्यूल्स। देखिए अब सर केमिकल और मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? तो देखिए मॉलिक्यूल जैसे हम क्या बोले आपको, CO2 ये क्या है बाबू? तो ये एक मॉलिक्यूल्स है और यही एक केमिकल्स ही है। तो यहाँ पे और का यूज किया है, एंड नहीं बोला है, यहाँ पे क्या लिखा था? द केमिकल और मॉलिक्यूल्स। तो ये CO2 ये एक मॉलिक्यूल्स भी है, ये एक केमिकल भी है। अब देखिए केमिकल भी कई तरह का होता है, वाटर भी एक केमिकल ही है। केमिकल दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक केमिकल, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिकल। सर ऑर्गेनिक केमिकल क्या है बाबू? तो वैसा केमिकल जिसमें C और H यानी कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिकल, ठीक है। और जिसमें ये दोनों नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक केमिकल है। सर आप लोग बताइएगा H2O ये क्या है? ये ऑर्गेनिक केमिकल है या फिर इनऑर्गेनिक केमिकल है? इसमें H तो है लेकिन C है नहीं है, मतलब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इनऑर्गेनिक केमिकल। CO2 इसमें C तो है लेकिन H नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? ये भी क्या कहलाएगा? इनऑर्गेनिक केमिकल, है ना, इनऑर्गेनिक केमिकल। लेकिन हम बात करें ग्लूकोज क्या है? C6H12O6, मतलब इसमें C भी है और H भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, मतलब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑर्गेनिक केमिकल, है ना। तो क्या बोले हम कि वैसे केमिकल या फिर मॉलिक्यूल्स जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एक जीवित जीव में पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। तो अब जाके समझ में आया होगा चैप्टर का नाम बायोमॉलिक्यूल्स क्यों है और हमको इसमें पढ़ना क्या होगा, है ना। मतलब इसमें हमको वो केमिकल्स या फिर वो मॉलिक्यूल्स का स्टडी करना होगा जो कि हमारे सेल के अंदर पाया जाता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। समझ गए? क्लियर है? अब देखिए नीचे क्या हम टेबल बनाए हुए हैं, उसमें हम एक चीज लिखना भूल गए, ये एक बैक्टीरिया सेल है, ठीक है ना। लिख लीजिएगा ऊपर या नीचे कहीं पे भी, ये क्या है? बैक्टीरिया सेल है। अब देखिए ऐसे बनाए, इसमें क्या लिखा है कि 70% केमिकल वाटर और 30% क्या है? अदर केमिकल, ऐसा लिखा होगा, ठीक है। और वाटर भी बाबू क्या है? हम भाई तुरंत बोले वाटर भी क्या है? वाटर भी एक, ये भी क्या है? ये भी एक केमिकल है, लेकिन किस तरह का? तो इनऑर्गेनिक केमिकल है ये, लेकिन है तो केमिकल ही। और यहाँ पे क्या है? तो अब देखिए इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। इसमें आपका क्या क्या लिखवा है देखिए, तो इसमें आपका पॉलीसेक्राइड्स है ना। इसके बाद इसमें प्रोटीन है, फिर इसमें आपका RNA है ना, फिर इसमें DNA है ना, फिर इसमें फोस्फोलिपिड है, फिर इसमें आपका आयंस है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, है ना। अब देखिए
आपको ये टेबल देख के लग रहा होगा हम टेबल में कुछ बक्सा इस तरह का बॉक्स बनाए हुए थे, इसका पास इतना है, प्रोटीन इतना है, आरएनए इतना है, डीएनए इतना है ना, ये सब बनाए हुए हम। मतलब कि पॉलीसेकेराइड है 2%, प्रोटीन है 15%, आरएनए है 6%, डीएनए है 1%, ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड है आपका 2% और ये भी है 1%। अब देखिए इन सब में सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक है प्रोटीन। मतलब एक सेल को जीवित रहने के लिए, एक लाइफ को जीवित रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई केमिकल है तो वो है बाबू। क्योंकि देखिए ये सब क्या है, दिस ऑल आर केमिकल्स, ये सब क्या सब क्या है, सबका सब केमिकल, देखिए ना अदर केमिकल, ये सबका सब क्या है, केमिकल है। अब देखिए 70% वाटर है, 15% क्या है, प्रोटीन है ना। अब क्या है कि 70% वाटर में 15%, जब देखिए हम आपको बताए थे, याद है आपको, हम बताए हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब हम पढ़ाए थे, जब हम पढ़ाए थे प्रोटोप्लाज्म, तो बताए थे क्रिस्टल क्लोराइडल सॉल्यूशन, जब वाटर और प्रोटीन दोनों आपस में मिलता है तो क्या वो किस तरह का, तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन को सोक बनाता है, बताया थे ना। तो क्या करता है वो, कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाता है। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन में, और ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कैसे बनता है, तो वो बनता है जब वाटर में प्रोटीन आके घुलता है ना। तो हमारे 3 तरह का सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन, सॉल्यूशन और एक कोलाइडल। तो ये क्या होता है, थोड़ा घुलता है, थोड़ा नहीं घुलता है ना, समझ गए, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो क्या बोले हम कि एक सेल की, हम देखिए एक सिंगल सेल की बात करें, बैक्टीरिया सेल की बात करें, इस सेल में क्या है, 70% वाटर है, एंड वाटर इज आल्सो केमिकल। हम बार बार बोल रहे हैं कि वाटर भी एक केमिकल है, और अदर केमिकल क्या 30%। तो 70% एक रफ मतलब स्केचिंग है, जरूरी नहीं कि 70%, कुछ में किसी में थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, समझ गए। देखिए समझ में आ रहा है आप लोगों को, मजा आ रहा है ना, पक्का। देखिए कुछ नहीं बाबू, बायोमोलिक्यूल्स मतलब एक ही चीज कि एक लिविंग, सुनिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल या फिर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और मॉलिक्यूल्स क्या है, तो H2O मॉलिक्यूल्स है, CO2 मॉलिक्यूल्स है, C6H12O6 मॉलिक्यूल्स है। जो भी केमिकल का नाम पड़ता है सब तो मॉलिक्यूल्स ही है। और वो मॉलिक्यूल्स अब है कहां, तो वो है लिविंग सिस्टम में, जीवित तंत्र में वो मॉलिक्यूल्स है, इसलिए नाम पड़ गया बायोमोलिक्यूल चैप्टर का, है ना। ये तो बोले कि जो मॉलिक्यूल्स है वो सब कहां है, वो भी कहां है, वो है लिविंग सिस्टम में। तो नाम क्या पड़ गया, लिविंग मतलब बायो, और मॉलिक्यूल्स नाम क्या हो गया चैप्टर का, बायोमोलिक्यूल्स, है ना। अब देखिए अब क्या है आगे, ठीक है। तो आपको हम बोले कि अगर हम एक सेल को देखते हैं, सेल का ऑर्गेनिज्म बॉडी को देखते हैं, हमको सेल ऑर्गेनिज्म दिखेगा। उसके ऑर्गेनिज्म में हमको अगर मान लीजिए कि हम न्यूक्लियस को देख रहे हैं तो उसमें उसके अंदर हमको क्रोमोसोम दिखेगा, फिर क्रोमोसोम के अंदर हमको डीएनए दिखेगा, डीएनए के अंदर हमको न्यूक्लियोटाइड दिखेगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजन बेस से बना होगा, है ना। फिर हम अगर आप देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो उसमें लिपिड प्लस प्रोटीन दिखेगा। प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन को बाहर निकल कर देखते हैं तो प्रोटीन इज इन पॉलीमर, उसको बनाने वाला कौन है, तो मोनोमर। मोनोमर क्या है, एमिनो एसिड, है ना। चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन और सम टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल प्रेजेंट सेल नोन एज सेलुलर पूल। अब देखिए क्या है, सिंपल समझिए, सिंपल समझिए कि देखिए एक सेल है ना, इसके अंदर सारे केमिकल क्या है आपस में, मतलब सिंपल समझिए कि एक सेल है, इसके अंदर सारे केमिकल प्रेजेंट है ना। इसके अंदर क्या है, सारे केमिकल प्रेजेंट है। तो एक सेल के अंदर सारे केमिकल प्रेजेंट होना, इसी को हम कहते हैं सेलुलर पुल या फिर कोशिका पुल, है ना। तो अब क्या लिखा हुआ है, तो द कलेक्शन मतलब पूरा का इकट्ठा एक साथ, और सम टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि प्रेजेंट इन ए सेल, यानी कि एक सेल में विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स होंगे, तो हम लोग इस क्या कहेंगे, सेलुलर पुल कहेंगे। समझे बात, क्या बोले हम बोले कि अगर एक सेल में, एक सेल के अंदर अलग अलग तरह का केमिकल होगा, अलग अलग तरह का मॉलिक्यूल्स होगा, तो एक सेल को हम क्या कहेंगे, सेलुलर पुल कहेंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, किसको किस केमिकल को कब काम करना है, उसके अंदर केमिकल देखिए है तो सारा, सुनिए सारा केमिकल प्रेजेंट तो यही है सेलुलर पुल में, है ना। अब कौन केमिकल को कब काम करना है, उसके अनुसार वो निकल के काम करेगा, है ना। अब देखिए द ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स आर, अब ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, क्या बोले हम कि ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, तो हम अभी साफ
शब्दों में कहते हैं कि वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और नहीं हो तो उसको हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, है ना। देखिए तो क्या है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, क्या क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, ये सब क्या है, सबके सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स है। क्या क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड एंड मेनी अदर डेरिवेटिव्स, मतलब स्मॉल, मतलब ऐसे कह सकते हैं स्मॉल शुगर, सिंपल शुगर, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ये सबके सब क्या है, सबके सब अलग डेरिवेटिव, मतलब दे ऑल आर केमिकल्स। और वो किस तरह केमिकल्स है, दे ऑल आर मॉलिक्यूल्स या केमिकल्स, तो किस तरह का मॉलिक्यूल्स है, तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना। अब देखिए ए सेल मेंटेन इज सेलुलर पुल बाय दिस प्रोसेस। अब देखिए अब सेल के अंदर क्या है, केमिकल प्रेजेंट है ना। अब सेल के अंदर जो केमिकल है वो कैसे, यानी कि सेल के अंदर जो केमिकल है, सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स को वो मेंटेन कैसे रखता है। अब देखिए अब एक सेल, सुनिए, एक सेल के अंदर जो उसका केमिकल है, जो उसका मॉलिक्यूल्स है, क्या बोले हम कि एक सेल के अंदर जो उसका मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल्स को वो मेंटेन रखता है। तो एक सेल जो मॉलिक्यूल्स को मेंटेन रख पाता है वही तो उसका एडवांटेज है, वही तो उसका लिविंग एडवांटेज है। अगर वो मेंटेन नहीं रख पाएगा तो उसका, तो फिर तो उसके बाद फिर तो वो नॉन लिविंग कहलाएगा। अब देखिए जैसे कि क्या है कि हमको पता है, हम पढ़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, पढ़े थे ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, कहीं एनर्जी का खर्च होता है, कहीं नहीं होता है, कहीं कैरियर प्रोटीन का नीड पड़ता है, कहीं नहीं पड़ता है। तो एक्चुअली में क्या है कि देखिए एक सेल क्या है कि अगर इसका सेलुलर पूल में, सुनिए क्या बोल रहे हैं हम कि एक सेल है, ठीक है, और इसके पास जो सेलुलर पूल है, मतलब सेलुलर पूल कहने का मतलब क्या है कि जो केमिकल प्रेजेंट है इनमें, फिर अब केमिकल है मॉलिक्यूल्स का जैसा बात करते हैं। केमिकल देखिए एक ही चीज है, केमिकल मॉलिक्यूल्स एक ही चीज है, लेकिन हम अभी बोलेंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्या बोले हम कि एक सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, अब किसी कारणवश क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स घट गया, यानी कारणवश क्या, कुछ काम किया होगा, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगा, उससे क्या हो गया होगा, घट गया होगा मॉलिक्यूल्स, है ना। तो अब क्या करेगा, ये बाहर से लेगा, है ना, पैसिव के थ्रू ले, एक्टिव के थ्रू ले, है ना, कोई वहां पे पंप काम करे, सिंपल डिफ्यूजन हो, कैसे भी लेगा। तो एक तो ये हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल अपना सेलुलर पूल को सिर्फ बाहर से मॉलिक्यूल्स को लेके ही मेंटेन करता है। इसके पास तरीका होता है कि दो अलग अलग केमिकल से लेकर तीसरा केमिकल को फॉर्म कर देगा ये। जैसे कि देखिए आप पढ़े ना क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, अल्फा ग्लूटाकोनिक एसिड बनता है। तो होता क्या है कि जब सेल में क्रेब्स साइकिल चला, अल्फा ग्लूटाकोनिक एसिड बना, उसका काम हो गया, तो उस अल्फा ग्लूटाकोनिक एसिड था उसको लेके प्रोटीन को बना दिया जाता है। सक्सेनिक कोएंजाइम ए, ये सब देखिए क्या बोला, सुनिए, सक्सेनिक कोएंजाइम ए, अल्फा ग्लूटाकोनिक एसिड, ये सब क्या है, दे ऑल आर डेरिवेटिव ऑफ क्रेब्स साइकिल। जब क्रेब्स साइकिल ऑपरेट हुआ तब वो सब बना, ठीक है, और वो सब जो बना था उससे क्या किया गया, तो उससे एक प्रोटीन को बना दिया गया। तो यही तो सेल का टेंडेंसी है कि देखिए अगर इसका सेलुलर पूल में जो मॉलिक्यूल्स है वो घटेगा, तो या तो अगर बाहर प्रेजेंट होगा तो वो मेंटेन कर लेगा बाहर से लेके, लेकिन एक तो वो बाहर से ले सकता है, सुनिए क्या बोल रहे, एक तो बाहर से ले सकता है, या फिर वो सेल अपने अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स को, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को बना देता है खुद से, ठीक है। और देखिए मेटाबॉलिक, हम क्या बोले कि लाइफ इज एन आउटकम ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, है ना। क्या बोले कि लाइफ इज एन आउटकम ऑफ सेवरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब हम ये बोले थे कि जीवन उपचय प्रक्रिया का परिणाम स्वरूप है ना। आया बात समझे क्या बोले हम कि देखिए अब सुनिए, कंफ्यूजन हम क्या बोले, सुनिए, एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, काम हो रहा है, मतलब जब सेल के अंदर काम हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स वर्क कर रहा है, तो मॉलिक्यूल्स वर्क करने से क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स का संख्या घट गया। तो मॉलिक्यूल्स का संख्या घट गया मतलब क्या हुआ, सेलुलर पूल का संख्या, जो सेलुलर पूल है जो मेंटेन था, इसके अंदर केमिकल भरा हुआ था, केमिकल कम हो गया। अब जो मॉलिक्यूल्स कम हो गया, केमिकल कम हो गया, अब उस मॉलिक्यूल्स को मेंटेन करने के लिए सेल क्या करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाएगा, अगर वाटर घट गया तो सिंपल डिफ्यूजन करवाएगा।
तो ये सब तो बाहर से लेगा, लेकिन सेल के पास ये भी टेंडेंसी है कि दो अलग अलग केमिकल से वो तीसरा केमिकल को फॉर्म कर देता है। क्या बोले हम कि सेल के पास ये भी टेंडेंसी है कि वो दो अलग अलग केमिकल से तीसरा केमिकल को फॉर्म बना देता है। जैसे एक कोई केमिकल आया, दूसरा कोई केमिकल आया, तीसरा कोई अलग केमिकल को बना दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोले हम कि ए सेल मेंटेन सेलुलर पुल बाय दिस प्रोसेस, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिविटी आर इन्वॉल्व। अब देखिए यहाँ पे देखिए एंड एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व, मतलब एक तो क्या होगा, सेलुलर पुल को उसको मेंटेन करना है, या तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा लेगा, या तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करवा लेगा, नहीं तो जो एक्टिविटी होता है उसके अंदर जो मेटाबॉलिक पथवे चलता है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, उस मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्या करता है, वो प्रोटीन को फॉर्म कर देता है ना। अब डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट द बायोमोलिक्यूलर सेल ऑफ फूड। देखिए अब अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, अगर हम उसका मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मतलब क्या, उसका वेट कितना है, भार है ना, अनुभार, मॉलिक्यूलर अनुभार है ना। तो अगर हम उसकी वेट के मतलब हम लोग वेट के बेस पे क्या बोले कि वेट के बेस पे है ना, क्या बोले वेट के बेस पे यानी कि अनुभार के बेस पे अगर हम बात करें तो हम लोग मॉलिक्यूल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग कह सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स और एक को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ गए। अब देख क्या है, वैसे मॉलिक्यूल सुनिए, वैसे मॉलिक्यूल्स जिसका भार 1000 डाल्टन से कम हो वो कहलाता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और वैसे मॉलिक्यूल्स जिसका भार 1000 डाल्टन से अधिक हो उसको हम लोग कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और आपको मैं एक बात और बता दें कि जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए आपको पता है ये सब जो आप पढ़ रहे हैं ना अभी, ये सब आपको पढ़ना है एमबीबीएस कॉलेज में, क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाइएगा ना तो आपको क्या क्या मिलेगा चैप्टर, पहला तो मिलेगा आपको ह्यूमन एनाटॉमी, दूसरा मिलेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी और तीसरा मिलता है बायो मॉलिक्यूल्स, यही चैप्टर, लेकिन थोड़ा और विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो क्या बोले हम कि अगर हम क्या बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग उसके भार पे यानी कि अणु के भार पे अगर हम उसको बेस कर अनुभार पे अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करेंगे तो हमको दो तरह का मिलता है, एक मिलता है हमको मैक्रो, दूसरा मिलता है माइक्रो। तो मैक्रो मतलब क्या कि जिसका भार क्या हो 1000 डाल्टन से अधिक हो वो कहलाता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और जिसका भार 1000 डाल्टन से कम हो उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। आपको हम बता दें कि जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब के सब मॉलिक्यूल्स 10,000 डाल्टन से अधिक ही होता है। बस एक आपका है, आपको पता होगा एसिड पढ़े हैं ना, एसिड याद है, याद कीजिए, हाइपोथैलेमस प्यूटरी पार्स नर्वोसा याद है, पढ़ाए हुए हार्मोन है ये, ठीक है। तो इसका भार होता है 6733, बस यही एक ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, एडिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है ना, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसका भार 10,000 से, ये एक ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल्स है जिसका भार 10,000 डाल्टन से कम है। नहीं तो जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है सबका भार 10,000 डाल्टन से अधिक ही होता है। सर आप मन में आओगा सर 1000 से अधिक होगा तो मैक्रो, 1000 से कम होगा तो माइक्रो, लेकिन सर अगर बीच में हुआ तो पूरा का पूरा 1000 हुआ तो पूरा का पूरा अगर 1000 हुआ तो क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग माइक्रो में कंसीडर करते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर डेल्टन क्या होता है, सर हम लोग केजी सुने हैं, किलोग्राम सुने हैं, टन सुने हैं, क्विंटल सुने हैं, लेकिन सर ये डेल्टन क्या होता है, तो याद रखिएगा कि 1 डेल्टन इक्वल्स टू 1 हाइड्रोजन एटम, मतलब एक हाइड्रोजन एटम का जो भार होता है उसी को हम कहते हैं 1 डेल्टन। ठीक है, समझ रहे हैं ना। क्या बोले हम कि हम तब से बोल रहे हैं भार मतलब वेट, तो वेट के लिए हम लोग केजी का इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ग्राम का इस्तेमाल करते हैं, क्विंटल, टन, इस सब का इस्तेमाल करते हैं। डेल्टन क्या है, तो हुआ एक डेल्टन इक्वल्स टू 1 हाइड्रोजन एटम, मतलब एक हाइड्रोजन एटम का जितना भार होगा उसी को हम कहते हैं 1 डेल्टन। मतलब अगर एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स का भार अगर 10,000 डाल्टन से कम है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स का भार अगर 10,000 डाल्टन से कम है, मतलब ये कि उसका भार 1,000 हाइड्रोजन एटम से कम है। ठीक है, समझ गए ना, माइक्रो मॉलिक्यूल्स सिंपल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। मॉलिक्यूल्स को हम लोग उसके भार पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिए,
एक को क्या है मैक्रो, दूसरा को क्या है माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या, जिसका भार 1000 डेल्टन से कम हो, माइक्रो। जिसका भार 1000 डेल्टन से अधिक हो, मैक्रो। ठीक है, वो लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डेल्टन। माइक्रो मतलब क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डेल्टन से कम हो, वो क्या कहलाएगा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, जिसका भार 1000 डेल्टन से अधिक होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जनरली इन सेल इट इज मोर देन 10,000 डेल्टन, यानी कि लेकिन एक सेल में अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें, क्या बोले कि अगर एक सेल में हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो इसका भार लगभग 10,000 डेल्टन से अधिक होता है। ठीक है, बस एक एनिकोटॉपिक हार्मोन जो है उसका भार कितना होता है, 6733। ठीक है, चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी क्या है देखते हैं। अब देखिए, समझ रहे ना, मजा आ रहा है आप लोगों को, पक्का? ठीक है, तो क्या बोले हम कि हम लोग अनुभार के बेस पे, यानी कि हम लोग मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है ना, उसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मॉलिक्यूलर वेट है उसके बेस पे हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं मैक्रो, दूसरा को हम लोग कहते हैं माइक्रो। ठीक है, मैक्रो वो जिसका भार 10,000 1000 से अधिक हो, वो मैक्रो, और 1000 से कम हो, वो माइक्रो। ठीक है, अब देखिए आते हैं एनसीईआरटी पे, क्या लिखते देखें, देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। अब देखिए क्या कह रहा है कि हम लोग के बायोस्फीयर, अब देखिए बायोस्फीयर कहने का मतलब क्या, कि वैसा हर जगह, वैसा हर स्थल जहां पे हमको जीव देखने को मिलता है। जब बायोस्फीयर का 3 पार्ट होता है ना, एक होता है हाइड्रोस्फीयर, पानी के अंदर पाए जाने वाले जीव, एक होता है लिथोस्फीयर, जमीन के ऊपर, बहुत जमीन के गहरे अंदर पाए जाने वाले, नहीं जमीन के ऊपर पाए जाने वाले, एक होता है एटमोस्फेयर से, जो एटमोस्फेयर के नीचे पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं, है ना। मतलब ये बोले कि जो बायोस्फीयर है, क्या बोले हम कि जो बायोस्फीयर है, ठीक है ना, उसमें 3 पार्ट आता है। एक आएगा आपका हाइड्रोस्फीयर, पानी के अंदर, एक हो गया आपका लिथोस्फीयर, जमीन के ऊपर, एक हो गया आपका एटमोस्फीयर। मतलब जनरली होता है कि एटमोस्फीयर के नीचे होता है ये। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि ये पूरे के पूरे बायोस्फीयर में, यानी कि आप जमीन पे देखिए, पानी में देखिए, फिर आकाश में उड़ते पंछी को देखिए, इस पूरे बायोस्फीयर में आपको विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, बिल्कुल मिलते हैं हमको, है ना। पानी में जाएगा तो अलग अलग तरह का मछली देखने को मिलेगा, जमीन पे अलग तरह का एनिमल देखने को मिलेगा, और आकाश में देखिएगा तो अलग तरह का बर्ड्स देखने को मिलेगा। मतलब विभिन्न प्रकार के हमको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। अलग क्या लिखा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल देयरफॉर एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब देखिए, अगर हम लोग किसी हाथी को देखते हैं, हाथी को देखें, पैरट्स को देखें, ईगल को देखें, लायन को देखें, मतलब जो भी अलग अलग एनिमल्स को देखते हैं और अपने आप को देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि इनके पास अलग केमिकल होगा, इनके पास अलग मॉलिक्यूल्स होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अरे हमारे पास जो डीएनए है वही डीएनए एलिफेंट के पास भी है। हाँ, कंपोजिशन में फर्क होगा, याद रखिएगा, ये बात आपको मानना पड़ेगा कि कंपोजिशन जो होता है उसमें मतलब, हाँ उसमें थोड़ा कम होगा तो हम में थोड़ा अधिक है, कोई चीज हमें थोड़ा कम है तो उसमें थोड़ा अधिक होगा, कंपोजिशन में फर्क होगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स में कोई फर्क नहीं होता है। इवन वैसे हमारे बॉडी के अंदर तो वैसे मॉलिक्यूल्स है जो कि जमीन में पाए जाते हैं, जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए तो कहा जाता है कि मिट्टी का इंसान मिट्टी में जाके मिल जाता है। अब देखिए, अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह से क्या होता है, दाह संस्कार किया जाता है। कहीं जमीन में दफना दिया जाता है, कहीं ताबूत में रख के दफनाया जाता है, कहीं जला दिया जाता है, लेकिन तीनों का बेसिक कंसेप्ट क्या है, तीनों मिट्टी में मिला जाता है। तो आपको बता दें हम कि अरे भाई जो केमिकल यानी कि जो एलिमेंट मिट्टी में है वो सब एलिमेंट हमारे बॉडी में है। तो जब मिट्टी एक, और देखिए तो सर मिट्टी आपका, अब सर मिट्टी लिविंग क्यों नहीं है, क्योंकि बाबू उनके पास वो वाइटल फोर्स नहीं है जो हमारे अंदर काम कर रहा है। हमारे पास वो वाइटल फोर्स है जो कि काम कर रहा है, लेकिन मिट्टी के पास वो वाइटल फोर्स नहीं है, लेकिन वो सारे एलिमेंट उनके पास भी है, हमारे पास भी है। जब मिट्टी और हम में डिफरेंस नहीं है तो भाई और जो बाकी जो डाइवर्सिटी बचा, जो बाकी आपका डाइवर्सिटी है, जो अलग तरह का ऑर्गेनिज्म है, उनमें कहाँ डिफरेंस होगा, उन सब के पास वो केमिकल प्रेजेंट है जो कि हमारे पास है। ठीक है, Okay, if you perform such an analysis on a plant tissue, animal tissue और a microbial paste, यानी कि अगर आप एक प्लांट टिश्यू को ले लीजिए, एक एनिमल टिश्यू को ले लीजिए और कुछ माइक्रोब्स को ले लीजिए और तीनों का पेस्ट बना दीजिए। ठीक है, पेस्ट मतलब तीनों का टिश्यू का जो भी केमिकल्स को ले लीजिए, पेस्ट बना दीजिए। वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट लाइक, हमको उसके अंदर क्या मिलेगा, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब देखने को मिलेगा, एंड सेवरल अदर एंड देयर रेस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू। क्या बोला कि अगर हम एक प्लांट टिश्यू को ले ले, अगर हम एक एनिमल टिश्यू को ले ले और अगर हम माइक्रोबियल पेस्ट यानी कि माइक्रोब्स को लेते हैं, तो उन तीनों का जब पेस्ट बनाएंगे तो हमको तीनों में
सेम तरह का क्या देखने को मिलेगा, केमिकल्स देखने को मिलेगा, सेम तरह का मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेगा। मतलब प्लांट के पास हमको कार्बन दिखेगा, एनिमल्स के पास भी कार्बन दिखेगा और बैक्टीरिया के पास भी कार्बन दिखेगा। माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं। हमारे पास भी हाइड्रोजन है, प्लांट्स के पास भी हाइड्रोजन है और माइक्रोब्स के पास भी हाइड्रोजन है ना। मतलब ये कि अगर हम लोग जितने भी लाइफ है, चाहे वो प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, चाहे माइक्रोब्स हो गया, उन सबके पास वो हर तरह का केमिकल प्रेजेंट है। मतलब सबके पास इक्वल तरह का। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, सुनिए, हम ये बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं प्लांट, एनिमल या फिर माइक्रोब्स, इन सबके पास कार्बन है, इन सबके पास हाइड्रोजन, मतलब सबके पास सब कुछ है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्लांट के पास कोई अलग एलिमेंट है। मतलब हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन है, तो प्लांट के पास आयरन है। आयरन है प्लांट के पास, हमारे पास भी आयरन है। प्लांट के पास यूरेनियम है, हमारे पास यूरेनियम नहीं है। प्लांट के पास थोडियम है, हमारे पास नहीं है। ऐसा नहीं है, सबके पास, यानी कि प्लांट के पास भी कार्बन है, एनिमल्स के पास भी कार्बन है और माइक्रोब्स के पास भी कार्बन है। प्लांट के पास भी हाइड्रोजन है, एनिमल्स के पास भी हाइड्रोजन है और माइक्रोब्स के पास भी हाइड्रोजन है। प्लांट के पास भी फास्फोरस है, हमारे पास भी फास्फोरस है। भैया फास्फोलिपिड, फास्फोरस है कि नहीं है, हमारे पास है, ये है, ठीक है ना। माइक्रोब्स के पास भी फास्फोरस है। हमारे पास प्लांट के पास भी ऑक्सीजन है, हमारे पास भी ऑक्सीजन है और माइक्रोब्स के पास भी ऑक्सीजन है। मतलब कोई भेदभाव नहीं। मतलब क्या बोले हम कि केमिकल के, हाँ, एलिफेंट अलग है, लायंस अलग है, टाइगर्स अलग है, लेकिन केमिकल के, अगर हम केमिकल के बेस पे अगर बात करें तो इन तीनों में कोई भेदभाव नहीं है। ऑल हैव सेम कंपोनेंट, सबके पास सेम कंपोनेंट। हाँ, सबका फर्क होगा। देखिए, किसी में कार्बन अधिक होगा, किसी में ऑक्सीजन अधिक होगा, किसी में फास्फोरस अधिक होगा, तो उसमें अंतर होगा, लेकिन एलिमेंट के लेवल पे कोई अंतर नहीं है। ठीक है। अब देखिए, if the same analysis performed on the piece of earth crust as an example of non-living matter, we obtain similar list। अब देखिए क्या अच्छा बात बोल दिया एनसीईआरटी, बोला कि अगर आप अपना लिस्ट को निकालोगे, अगर प्लांट, एनिमल्स और माइक्रोब्स का लिस्ट निकालोगे, तुमको कार्बन, हाइड्रोजन ये सब मिलेगा, ठीक है ना। अगर तुम सेम एक्सपेरिमेंट करो किसके साथ, तो अर्थ क्रस्ट के साथ। किसके साथ? अर्थ क्रस्ट के साथ, अर्थ क्रस्ट के साथ, ठीक है ना। तो तुमको उसमें भी जो लिस्ट, मैंने, तुम किसका लिस्ट निकाले थे, प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स के बाद तुम किसका लिस्ट निकाले थे, तुम निकाले थे कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, सल्फर का। हाँ, सल्फर भी है, हम में कम है, प्लांट्स में अधिक है, सॉरी अर्थ क्रस्ट में अधिक है सल्फर का, ठीक है ना। उसके बाद कैल्शियम का, है ना, सोडियम का। तो इन सबका तुम लिस्ट निकाले थे कैसे, किससे? प्लांट से, एनिमल से, माइक्रोब से। मतलब तुमको प्लांट के अंदर ये सब दिखा था, एनिमल्स के अंदर ये सब दिखा था, माइक्रोब्स के अंदर भी ये सब दिखा था, ठीक है ना। और अगर तुम अर्थ क्रस्ट को भी देखोगे ना, यानी कि अर्थ जमीन को देखोगे ना, जमीन का अगर तुम लिस्ट निकालोगे, मतलब ये देखोगे कि जमीन के अंदर किस तरह केमिकल है, तुमको पता चलेगा कि जमीन के अंदर भी ये सब प्रेजेंट है। हाँ, हम बोल रहे हैं बार बार कि ये बातों को मानना पड़ेगा कि दोनों के कंपोजिशन में डिफरेंस होगा, किसी में कम होगा, किसी में अधिक होगा, लेकिन सब में सब कुछ होगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि मिट्टी का इंसान मिट्टी में मिल जाता है, बिकॉज द ऑल केमिकल व्हिच आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स, दे ऑल आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। वो सब के सब अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए टेबल 9.1 क्या लिखा हुआ है, एक कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। नॉन लिविंग और लिविंग, हम लोग लिविंग है, नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट है, तो इनमें अगर हम कंपैरिजन करें एलिमेंट का, ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में 0.14 है, ह्यूमन बॉडी में 0.5 है। क्या बोल, देखिए हम क्या बोल रहे थे, सुनिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चलिए बोर्ड पे लिख देते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं हम, हाइड्रोजन, है ना, हम बस सिंपल ना H, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अर्थ क्रस्ट, और यहाँ पे क्या है, एनिमल्स, है ना, ह्यूमन बॉडी। देखिए हाइड्रोजन क्या है, तो देखिए अर्थ क्रस्ट में कितना है, तो 0.14% है जमीन में, और ह्यूमन बॉडी में कितना, 0.5 है। तो क्या बोले हम, ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन का संख्या अधिक है, इसमें कम है, लेकिन है, ठीक है। उसके बाद कार्बन अर्थ क्रस्ट में है 0.03%,
हमारे बॉडी में 18.5%, ठीक है, अधिक है हमारे बॉडी में, लेकिन अर्थ क्रस्ट में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन है ना, अर्थ क्रस्ट में 46.6%, ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में 65%, 65%, ठीक है ना, पता ही है बहुत लगाव है, ठीक है ना, 65%। तो क्या बोले हम कि देखिए अर्थ क्रस्ट में 46.6 है और ह्यूमन बॉडी में 65 है, तो ठीक है ह्यूमन बॉडी में अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्थ क्रस्ट में नहीं है, है यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में वेरी लिटिल, ये नहीं बोला कि नॉट प्रेजेंट है, बहुत कम है लेकिन है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में 3.3, मतलब ठीक है ह्यूमन बॉडी में अधिक है लेकिन अर्थ क्रस्ट में भी है, ठीक है। वैसे ही सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सब एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में भी है और ह्यूमन में भी है, ठीक है। टेबल याद रखिएगा, एनसीईआरटी का टेबल है। अब व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन टू लिस्ट, अब देखिए ये दोनों लिस्ट में डिफरेंस क्या है, समझ गए नहीं, दोनों देखिए ये अर्थ क्रस्ट का, ये क्या है, ये आपका अर्थ क्रस्ट का लिस्ट है और ये आपका ह्यूमन बॉडी का लिस्ट है, तो दोनों लिस्ट में अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि संख्या का है क्या ना, है कि नहीं, मतलब इसमें क्या है, इसमें कम है, इसमें क्या है, अधिक है। अब देखिए सर क्या सारे एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में अधिक होते हैं, नहीं बाबू, अभी तक जो लिखे थे उसमें ह्यूमन में बॉडी में ये सब चीज अधिक था, लेकिन इसके बाद जो आपका सल्फर, सोडियम, ये सब प्लांट में अधिक होता है, ह्यूमन में कम होता है। ऐसा नहीं है कि सब ह्यूमन में अधिक होगा, नहीं। सल्फर देखिए, सल्फर 2.8 है किसमें, सॉरी सोडियम 2.8 है किसमें, प्लांट में, सॉरी अर्थ क्रस्ट में, और 0.2 है ह्यूमन बॉडी में, कम है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो हमको क्या बोले कि हमको ये दोनों लिस्ट से क्या पता ये चला कि भैया है तो एलिमेंट दोनों में तो है, लेकिन अंतर किसका है, तो अंतर है अमाउंट का। किसी में कोई ऐसा एलिमेंट, कुछ ऐसा एलिमेंट है जो कि ह्यूमन बॉडी में अधिक है, कुछ वैसे एलिमेंट भी है जो अर्थ क्रस्ट में अधिक है, ठीक है। चलिए क्या बोले हम, देखिए क्या लिखा हुआ है, इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट। देखिए अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, हाइड्रोजन दोनों में है, कार्बन दोनों में है, ऑक्सीजन दोनों में है, नाइट्रोजन दोनों में है, सल्फर दोनों में है, सोडियम दोनों में है, मैग्नीशियम दोनों में है, कैल्शियम दोनों में है, एब्सोल्यूट टर्म पे तो कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। क्या कहा कि एक लिविंग टिश्यू में जो हमको एलिमेंट सब दिखा था वो सारे के सारे एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। उसके बाद however a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in many living organisms than in earth crust। ये सिंपल क्या लिख दिया कि एबंडेंस की बात करें, मात्रा की बात करें, अधिक या कम की बात करें, तो कार्बन, हाइड्रोजन ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन बॉडी में अधिक है। और देखिए कार्बन, हाइड्रोजन ह्यूमन बॉडी में अधिक है, इसलिए तो ह्यूमन बॉडी के पास अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनने के लिए क्या चाहिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनने के लिए क्या चाहिए, तो कार्बन, हाइड्रोजन चाहिए। अभी तो हम आगे थोड़ा देर पहले बताए थे ना, ठीक है। अब देखिए हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। अब देखिए आपको केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, वी कैन कंटिन्यू एक्टिंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग। अब देखिए हमको ये अगर पता करना होगा कि किस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको देखने को मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। क्या है देखिए, हाउ डू वन, क्या बोले कि हाउ डस वन डू अबाउट फाइंडिंग द आंसर। अब किसी को आंसर खोजना है तो उसको क्या करना होगा, ठीक है। देखिए टू गेट आंसर वन हैज टू परफॉर्म ए केमिकल एनालिसिस। अब देखिए क्या बोले कि किसमें कम है, किसमें, देखिए आप क्या बोले कि आप सब में, दोनों में सब केमिकल है, सारे एलिमेंट है, लेकिन किसमें कितना केमिकल है, मतलब यही बोल रहा है कि हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपाउंड, कैसे आप केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज कीजिएगा कि किसके पास कितना केमिकल है। तो उसके लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एनालाइज करना पड़ेगा। कैसे देखिए, वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, ए वेजिटेबल और पीस ऑफ लिवर एक्सेट्रा। हम लोग कोई भी एक लिविंग टिश्यू को लेते हैं, ठीक है, एंड ग्राइंड विद ए ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यूजिंग ए मोटर एंड पिस्टल, मतलब वो जो होता है ना सिलबट्टा, ठीक है ना, उस पर क्या कीजिए, एक लिविंग टिश्यू को लीजिए, चाहे वो लिविंग टिश्यू आपका वेजिटेबल का हो या फिर पीस ऑफ लिवर, कहीं का कोई भी एक लिविंग टिश्यू होना चाहिए, उसको ले लीजिए आप, ठीक है। और मोटर पिस्टल जो होता है जिसमें चटनी पीसता है, अब तो अभी तो गांव में हमें ना, गांव में खूब चटनी पिसाता है अभी आम का,
ना। हम जो कच्चा कच्चा आम को चटनी खाने में खूब मजा आता है, ऐसा हमको नहीं लगता है। हमको चटनी वटनी खट्टा से हमको सख्त नफरत है, हम खाने में बहुत नखराव किस्म के इंसान है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा बहुत कुछ मेरे अंदर भी है जो कि दूसरे के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल है। भैया हमको ये पता है कि नो वन इज 100% इन दिस वर्ल्ड। आप लोग भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, हम भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अभी मेरे में भी ऐसा बहुत कुछ है जिसको परिवर्तन का जरूरी है। कुछ तो ऐसा चीज हो, देखिए लाइफ में क्या होता है कि कोई इंसान 100% नहीं है। हर इंसान को क्या है, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है। लेकिन किसी के अंदर कुछ इगोस्टिक हो जाता है, कुछ ईगो का मतलब ईगो की तरह बात होता है, नहीं हम ये अपना हैबिट को नहीं सुधारेंगे, तो वो अलग मैटर हो गया। लेकिन हर इंसान की ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि आई एम 100%, नहीं, ऐसा है भी बहुत कुछ, अभी ऐसा बहुत कुछ मेरे अंदर है जिसको सुधारने की आवश्यकता है। ऐसा बहुत कुछ मेरे अंदर है जो कि दूसरों के लिए अनकंफर्टेबल है। वो जो मेरा वो कैरेक्टर है वो दूसरे के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल है, ठीक है। तो खैर जो बात नहीं, हर किसी के पास होता है, ठीक है। तो हम चटनी पे थे, चटनी से याद आ गया हमको कि घर पे अक्सर बनता है चटनी, तो हम नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमको याद आ गया, ठीक है। अब क्या करें, नहीं खाते तो नहीं खाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोले हम कि अगर आपको पता करना है केमिकल कंपोजिशन को, तो क्या करना होगा, आपको एक लिविंग टिश्यू को लेना होगा, उसको सिलबट्टा पे रख देना होगा, उसमें थोड़ा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को मिला देना होगा, फिर उसको पीस देना होगा, पीस दीजिए उसको, ठीक है ना। हुई ऑब्टेन स्टिकी स्लरी, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा चटनी का स्लरी मिलेगा, थिक स्लरी मिलेगा, ठीक है। इफ यू वेट टू स्टेन दिस थ्रू ए चीज क्लॉथ और कॉटन वी विल ऑब्टेन 2 फ्रैक्शन। आप देखिए क्या हुआ कि अगर जो हम पीछे थे, यानी कि जो हम एक एनिमल लिविंग टिश्यू को पीछे थे, ठीक है ना, किसमें, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में जो हम रख के उसको पीछे थे, उसको क्या करेंगे, हमको अब छानना है। तो उसके लिए हम छन्नी का नहीं, चीज क्लॉथ, इसको जैसे देखिए चीज क्लॉथ कहने का मतलब क्या होता है, मतलब ये कि ऐसा कपड़ा ना, ऐसा कपड़ा देखिए जो अब देखिए मक्खन, जैसे ना कपड़ा हो गया, कपड़ा में मक्खन को रखे, जैसे देखिए छेना वगैरह जो फटता है उसको हम लोग कहते हैं चीज क्लॉथ, ठीक है, या फिर कॉटन क्लॉथ, ठीक है। हम लोग क्या किए इसको, अब देखिए क्या बोले हम, चटनी को पीस दिए हम लोग, मतलब चटनी कहने का तो एनिमल टिश्यू को हम लोग ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में पीस दिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हम बार बार कहते हैं आपको कि किसी भी इसको फ्रैक्शन करने के लिए कोई ना कोई मीडियम को लगाना पड़ता है। हम कहते हैं ना मसाला को पीसने के लिए पानी को डालना पड़ता है, पानी से मीडियम। तो जब अगर लिविंग टिश्यू को पीसिएगा तो उसके लिए आपको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को रखना पड़ेगा, वो एक मीडियम है, उसमें आपको उसमें ही पिसाएगा लिविंग टिश्यू, तो उसमें करके हम पीस दिए। अब क्या हुआ, हम उसको जब छाने तो क्या हुआ, हमको 2 फ्रैक्शन मिला, एक तो वो जो छन गया था फिल्ट्रेट, और एक जो ऊपर रह गया था जो नहीं छना था, है ना, वो 2 फ्रैक्शन हमको मिला, ठीक है। तो देखिए क्या लिखे कि वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट एंड, और मोर टेक्निकली देखिए एक को हम लोग कहेंगे फिल्ट्रेट, यानी कि देखिए छन्ने के बाद क्या बोले हम, क्या बोले हम, छन्ने के बाद, अच्छा ये मान लीजिए कि चीज क्लॉथ है, ठीक है ना, ये चीज क्लॉथ है। छन्ने के बाद एक तो क्या हो गया, फिल्टर होकर नीचे चला गया, ठीक है, तो ये बन गया फिल्ट्रेट, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं एसिड सॉल्युबल पोल, ठीक है ना, इसको कहेंगे एसिड सॉल्युबल पोल। और एक क्या हो गया, ऊपर ही रहेगा जो नहीं छना था, उसको हम लोग कहते हैं रेटिनेट, जो नहीं छना उसको क्या रेटिनेट कहेंगे। जैसे कि चाय पत्ती और चाय को छानते हैं तो क्या हुआ, चाय छन गया तो वो हो गया फिल्ट्रेट, और जो नहीं छना चाय पत्ती ऊपर रह गया वो हो गया रेटिनेट, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एसिड, इसको हम लोग एक और क्या कहते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पोल, मतलब जो एसिड के साथ घुल मिल गया था वो चला गया नीचे, जो नहीं घुला था वो ऊपर ही रह गया, ठीक है। अब साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल। अब जो एसिड सॉल्युबल पूल है, यानी कि जो ये वाला पूल है, इसमें जो साइंटिस्ट थे वो कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को खोजे, आया समझ में, ठीक है। आप नहीं कर सकते घर में, ठीक है। देखिए अब क्या, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। देखिए क्या लिखा कि ऑल द कार्बन कंपाउंड यहाँ पे लिखा है कि कार्बन कंपाउंड कहने का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। क्या लिखा है, कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी देखिए, थोड़ा एनसीईआरटी का ही लाइन लेके थोड़ा मिस्टेक किया, क्या लिखा है कि ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू, मतलब एक लिविंग टिश्यू से जो भी हमको कार्बन कंपाउंड मिलता है उसको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। लेकिन दरअसल बात ऐसा नहीं है, बात ऐसा है कि ऐसे कोई भी कंपाउंड, नॉट कार्बन,
चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो हमको लिविंग टिश्यू में मिलता है उसको हम लोग कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ पे एनसीईआरटी है, लेकिन एनसीईआरटी है, जो लिख दिया वही सही है। तो एनसीईआरटी क्या लिखा है कि ऑल द कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, तो लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में होना क्या चाहिए, तो कार्बन नहीं होता है, यहाँ पे होता क्या कि ऑल द कंपाउंड, जो भी कंपाउंड हमको देंगे आप समझते कंपाउंड मतलब क्या बाबू, H2O ये कंपाउंड ही है ना, CO2 ये भी कंपाउंड ही है, सब तो कंपाउंड है, ठीक है। तो वैसे कोई भी कंपाउंड जो हमको लिविंग टिश्यू में देखने को मिलता है उसी को हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी मेंशन क्या हुआ है कि ऑल द कार्बन कंपाउंड, कार्बन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। क्या आपके सेल में वाटर नहीं है, ये केमिकल नहीं है, ये कंपाउंड नहीं है, ये क्या इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक तो नहीं है, ये तो ये कार्बन कंपाउंड तो नहीं है। क्या आपके सेल में CO2 नहीं है, ये क्या कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं है। तो ऐसा बात नहीं है, कोई भी कंपाउंड जो आपको सेल में लिविंग टिश्यू में दिखेगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स, समझे। चलिए अब थोड़ा बियॉन्ड आंसर निकलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देखिए बायोमोलिक्यूल्स का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, ठीक है। सबसे पहला मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बात सही है, लेकिन नॉट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा नहीं है कि सबके सब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स में चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, दोनों को हम शामिल कर लेते हैं। देखिए आप लोग क्लियर है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या कह रहे हैं हम। ऑर्गेनिक मतलब वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो वो है ऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों नहीं हो, कोई एक हो या फिर कुछ नहीं हो, वो क्या है, वो है इनऑर्गेनिक, ठीक है। चलिए ये क्या बोले कि मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो बायोमोलिक्यूल्स है, यानी कि जो बायोमोलिक्यूल्स है, क्या बोले हम कि जो आपका बायोमोलिक्यूल्स है उसमें मैक्सिमम सब क्या होता है, तो मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मैक्सिमम क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। उसके बाद दे हैव स्पेसिफिक शेप एंड डायमेंशन, मतलब जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है सबके पास क्या है, शेप है, आकृति है, और क्या है, डायमेंशन है, मतलब बीमा है, हिंदी शब्द बता रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है सबके पास क्या है, तो शेप और डायमेंशन है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन देयर केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए कोई भी क्या बोले, सुनिए, कोई भी कंपाउंड एक कंपाउंड है, जैसे देखिए सिंपल समझिए, ये देखिए अभी इसके पास कोई केमिकल कंपाउंड है, सॉरी कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, क्या है, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन। आप देखिए कुछ ही बच्चों को फंक्शनल ग्रुप समझ में नहीं आ रहा, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आपको हम बताया रफली बताते हैं कि फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप है जो कि एक लॉन्ग चेन कार्बन, सुनिए क्या बोल रहा है, फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप है जो कि एक लॉन्ग चेन कार्बन में आके जुड़ के इस पूरा कार्बन का बिहेवियर अपने तरह कर देता है, उसी को हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। नाम ही देखिए फंक्शनल ग्रुप, जो कि क्रिया करने वाला ग्रुप है, कुछ काम को करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए, अभी इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन इसी में अगर हम लोग जोड़ दें CHO एल्डिहाइड, या फिर इसी में हम लोग जोड़ दें COOH एसिटिक एसिड, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा चेन क्या होगा, इसके, या फिर आप अगर इसको जोड़ रहे हैं तो इसको इसके रंग में ढल जाएगा, अगर इसको जोड़े तो इसके रंग में ढल जाएगा। तो क्या बोले हम कि कोई भी केमिकल, कोई भी मतलब कंपाउंड में कोई ना कोई क्या होगा, तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहेगा, ठीक है, और वही फंक्शनल ग्रुप उसका प्रॉपर्टी को तय करेगा। जैसे कि अगर ये सीधा, इसमें अगर COOH जुड़ गया तो इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि COOH क्या एसिटिक एसिड है, तो एसिड बन जाएगा इसका प्रॉपर्टी। नहीं समझे, देखिए हम बोल बाबू ये रहे हैं कि देखिए हम बोल ये रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन देयर केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब जो बायोमोलिक्यूल्स है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल्स, सपोज कीजिए कि ये मॉलिक्यूल्स है, एक समझने के लिए ये एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है। देखिए यहां से हमको एक बात याद पड़ गया, जब हम सेल पढ़ा रहे थे उसमें हम विस्तार रूप से नहीं बता पाए थे कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है। इसमें समझ लीजिए क्या होता है, पहले वो समझाते फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें क्या देखिए क्या होता है सैचुरेटेड। यहाँ पे आप ये देखिए, ये एक कार्बन है, समझिए क्या बोल रहे हैं हम, समझ में आ जाएगा। आप ये एक कार्बन है ना, और इसके बीच में ये दिख रहा है आपको डैश, यही इसी को हम कहते हैं बॉन्ड। यही क्या है, बॉन्ड है, जो कि दो कार्बन एटम को जोड़ा हुआ है। कार्बन का एक एटम यहाँ पे है, कार्बन का एक एटम यहाँ पे है, दो कार्बन एटम को आपस में जोड़ता कौन है, बॉन्ड। इवन दो कार्बन नहीं बल्कि दो एटम के आपस में जोड़ने वाले, यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कौन जोड़ता है, तो बॉन्ड जोड़ता है, डबल बॉन्ड जोड़ता है उसको। यही है डबल बॉन्ड, यह है सिंगल बॉन्ड, और यह है ट्रिपल बॉन्ड। यही था जो पढ़े थे ना, फैटी, याद है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल,
यही है ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग कहते हैं, देखिए इस पूरे के पूरे में क्या बोले हम, इस पूरे के पूरे में कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिखा, कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब इस पूरे को हम लोग कहेंगे सेचुरेटेड कंपाउंड। क्या कहेंगे, सेचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन अगर इसी के बीच में क्या हो, ऐसे एक डबल बॉन्ड आ जाए तो इसको इस पूरे में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। समझ गए? ठीक है, फिलहाल बता दिए हम सेचुरेटेड। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या था हम लोग का फिलहाल टॉपिक क्या था, देखिए बायोमॉलिक्यूल्स में ना बहुत सारा केमिस्ट्री का नॉलेज हमको मिल जाएगा इसमें। हाँ 11th वाला केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन देयर केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए क्या बोले, देखिए सपोज कीजिए कि ये एक आपका कंपाउंड है, ये क्या है, एक आपका कंपाउंड है ना। इसके पास कोई, देखिए फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब क्या, देखिए COOH फंक्शनल ग्रुप है, CHO फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड O कीटोन, ठीक है ना, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ऐसा नहीं होता कीटोन का, ऐसे कीटोन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। तो क्या बोले हम, फंक्शनल ग्रुप कहने का वो मतलब क्या, फंक्शनल मतलब क्या है, फंक्शन, काम करने वाला। इसमें अभी ऐसा एक भी आपको ग्रुप दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मतलब नहीं दिख रहा है मतलब क्या है कि इसका जो ही प्रॉपर्टी होगा, अभी हम किसकी बात, इसकी बात कर रहे हैं, इसका जो भी प्रॉपर्टी होगा इसका अपना प्रॉपर्टी होगा। लेकिन अगर इसमें क्या होगा कि कोई एक फंक्शनल ग्रुप, इसमें से क्या, जिसे यहाँ पे हमारे 3 है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, COOH है, CHO है और OH है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो OH क्या है, अल्कोहल, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। CHO क्या है, एल्डिहाइड, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। COOH क्या है, एसिटिक एसिड, ये भी एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब क्या है कि इसमें से ये ऐसे जाएगा और यहां जाके जुड़ जाएगा COOH। मतलब ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो है वो इसके बिहेवियर की तरह हो जाएगा। मतलब जो काम ये करेगा वही काम ये पूरा करेगा, जो बिहेवियर इसका होगा, क्योंकि ये देखिए इसका बिहेवियर सिंपल, इसका बिहेवियर क्या है, तो एसिडिक है, नाम ही इसका है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका बिहेवियर क्या, एसिडिक है, अम्लीय है। ये जब ये अम्लीय है तो ये पूरा कंपाउंड को अम्लीय बना देगा, एसिडिक बना देगा। इसी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। क्या लिखा, देखिए फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन देयर केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना वो बायोमॉलिक्यूल्स का केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है कि इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, ठीक है। उसके बाद मेनी ऑफ देम आर एसिमेट्रिकल। अब देखिए जो बायोमॉलिक्यूल्स है वो सब सिमेट्री। अब देखिए सिमेट्री एसिमेट्री क्या है, सिमेट्री कहने का मतलब देखिए आप तो वर्ड सुने हुए, सिमेट्री सुनते पहले भी नाम सुने हुए आप लोग, याद है ना। सिमेट्रिकल कहाँ पे सुने थे, एनिमल किंगडम, याद है ना, सिमेट्रिकल, एसिमेट्री। तो क्या बोले हम कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत सारे का सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन कुछ वैसे भी है जो कि एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड आर कंस्ट्रक्ट फ्रॉम स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स। देखिए क्या लिखा है, अच्छा वाला देखिए साफ साफ लिख दिया है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। बात इसमें ये लिखा है, देखिए समझे आप लोग ना फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप का सबका विस्तार स्टडी हम करवाए हुए हैं, कुछ बच्चे जो मेरे कमांडर्स हैं उसमें कुछ बच्चे को हम करवाए हुए हैं फंक्शनल ग्रुप। जब हम पढ़ा रहे थे उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब हम पढ़ा रहे थे उनको नॉमेनक्लेचर, तो उसमें हम उनको विस्तार रूप से बताते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। हम तो अभी भी बता रहे हैं विस्तार रूप से। देखिए ऐसा नहीं कि सर अभी तो आप उड़ा दिए, शॉर्ट में बताए, नहीं, अभी हम वही बताएं। फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप है जो कि किसी भी एक कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ के उस पूरे कार्बन कंपाउंड पे अपना लक्षण दिखाना शुरू करता है, उसी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। बुझा यार? चलिए फिलहाल क्या लिखा देखिए, बढ़ते हैं हम लोग, बात करेंगे हम लोग उस पर आगे, ठीक है। देखिए मैक्रोमोलिक्यूल्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स है। अब वो लार्ज बना कैसे, तो बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल जुड़ा तब जाके वो मैक्रोमोलिक्यूल्स बना। मतलब मोनोमर्स मेड पॉलीमर, बहुत सारे मोनोमर होगा, जुड़ेगा तो पॉलीमर बनेगा। वही कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा, देखिए मैक्रोमोलिक्यूल्स आर दोस मॉलिक्यूल्स एंड आर कंस्ट्रक्ट फ्रॉम स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स, यानी कि स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक जो मॉलिक्यूल्स होता है ना उसको जुड़ के एक मैक्रोमोलिक्यूल्स बनता है। एंड बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स हैव सिंपल स्ट्रक्चर। और बिल्डिंग, देखिए जो बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स यानी कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो सिंपल स्ट्रक्चर का होता है, मतलब सिंपल होता है वो, लेकिन जब वो जुड़ के एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स को तैयार करता है, देखिए ऐसा समझिए, फिर क्या बना रहे हैं, बताते क्या बना रहे थे, हड़बड़ा कह रहे हैं, हड़बड़ा ही नहीं बता रहे हैं। मैं तो सिर दर्द कर रहा है फिर भी आराम से, तो आप लोग क्या हड़बड़ा रहे हैं, ठीक है ना। सुबह से बहुत तबीयत खराब था मेरा, लेकिन मन तो था कि क्लास को छोड़ दें, लेकिन सोचे कि नहीं
क्या बोलते हैं हम, सो मस्ट गॉन, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं हम बोल बाबू ये रहे हैं कि ये सब है आपका बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या, मतलब बिल्डिंग कहिए या फिर इसको कहिए, ये सब कहिए आप माइक्रो मॉलिक्यूल्स। सब क्या, माइक्रो छोटा छोटा कण है, छोटा छोटा अणु है ये माइक्रो मॉलिक्यूल, मतलब क्या, छोटा अणु है ना। तो ये क्या है आपका, इसको मान लीजिए आप, ये क्या है आपका, तो ये आपका है बिल्डिंग ब्लॉक। देखिए बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब क्या, बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब होता है बाबू कि देखिए बिल्डिंग ब्लॉक मतलब क्या, एक ईंटा, ईंटा क्या है, तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉल। सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। मतलब छोटा छोटा चीज जुड़ता चला जाएगा, एक ग्रेटर चीज को क्रिएट कर देगा। यहां भी वही बात है कि ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स है। जब ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे आपस में क्या होंगे, इकट्ठा। आप बोलिएगा सर सर ये कहां से है, सर सर ये कहां से ये बनता है क्या, तो बाबू हम जोड़ रहे हैं, हमें जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ बनता उनता नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स थे क्या हुए, ऐसे अरेंज हो गए, इसी को कह दिए मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब देखिए ये कितना सिंपल था ना, लेकिन अगर यही जुड़ के ऐसा बनते, जुड़ के ऐसा बनेगा, देखिए ये सब कितना सिंपल, देखिए तो कितना सिंपल था ये, बस एक ऐसा, लेकिन ये इसी सबको जुड़ के ऐसा बना, ये कितना कॉम्प्लेक्स बन गया। देखो ना ऐसे नीचे फिर ऊपर अलग तरह का बन रहा है। हम कल बात करेंगे H2O, वाटर जो H2O होता है ना, बीच में होता है ऑक्सीजन और दो होता है हाइड्रोजन। तो ये दो हाइड्रोजन के ऐसे हो गया ऑक्सीजन, है ना, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। हम बात करेंगे कल वाटर का, इसके बीच में कितना एंगल होता है, ये सब चीज केमिस्ट्री है, हायर लेवल केमिस्ट्री है, ठीक है ना। कल हम बात करेंगे सब पे। तो क्या बोले हम कि समझ गए मैक्रोमोलिक्यूल्स, यही है मैक्रोमोलिक्यूल्स। कैसे बना, तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल को जुड़ के। और बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स क्या है, तो एक सिंपल मॉलिक्यूल्स है, वो सिंपल स्ट्रक्चर है। अब देखिए देयर आर अबाउट 500 केमिकल्स इन लिविंग वर्ल्ड। सोचिए 500 केमिकल। आप बोल रहे होंगे सर हमको तो पूरा, हमको सर पूरा पीरियोडिक टेबल याद है सर, 128 तो है। मतलब एक पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट ही तो है सर, 5000 केमिकल कैसे बन गया, तो बाबू वो एलिमेंट को जुड़ के भी तो बना होगा ना। HO जुड़ा H2O बन गया, CO जुड़ा CO2 बन गया, NaCl जुड़ा NaCl बन गया, H2SO4 जुड़ा HS और O जुड़ा H2SO4 बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सारे एलिमेंट को जोड़ के जो केमिकल बनता है, तो आपको बता दें हम रफ बता रहे हैं आपको कि लगभग 5000 केमिकल होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, जो कि 3000 टाइप के केमिकल रिएक्शन होता है। अब सोचिए हम लोग पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स, तो क्या हमको ये 3000 तरह के केमिकल रिएक्शन को जानना होगा ना। तो हम ये 3000 केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। हम डर से कांप गए होंगे ना, ऐसा कोई बात नहीं। 3000 केमिकल रिएक्शन को हम लोग नहीं देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, अभी हम लोग बहुत कम को ही देखेंगे। लेकिन जब जाइएगा, ठीक है ना, सर डरा रहे हैं क्या बाबू, डरा नहीं रहे, वहां पे जाकर 3000, सही में वहां पे जाकर 3000 नहीं देखना होगा, कम ही देखना होगा, लेकिन बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। और ये 3000 जो रिएक्शन है वो क्या है बाबू, तो वही तो मेटाबॉलिक पाथवे है ना, ठीक है। चलिए तो क्या बोले हम कि देयर आर अबाउट 5000 केमिकल, 5000 तरह के केमिकल है हमारे बॉडी में, ठीक है, और जो कि 3000 टाइप के अलग अलग केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और वाटर भी एक केमिकल है, वो भी रिएक्शन करता है। वाटर तो आपको बता दें हम, वेरी गुड रिएजेंट, वेरी गुड रिएक्टेंट। अरे HCl कब काम करेगा वाटर के प्रेजेंस में, है ना रिएक्टेंट। वो वाटर बहुत कुछ को रिएजेंट है, रिएक्टेंट है, ठीक है ना, बहुत कुछ काम है उसको। हम लोग कल वाटर का स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए इन ए सेल 2000 एंजाइम में प्रेजेंट टू कैरी आउट मेटाबॉलिज्म। मतलब आपके बॉडी में लगभग 2000 भिन्न अलग अलग तरह के एंजाइम हैं जो कि क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को संभालते हैं, जो पापचाय होता है ना उसको संभालते हैं, ठीक है। अब लाइफ रिजल्ट ड्यू टू रिलेशनशिप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल। देखिए क्या अच्छा बात लिखा, और ये बात बताए थे पॉलिंग ने, ये जो बात है ना, ये बात को बताने वाले थे पॉलिंग। ये क्या बोले ये थे कि लाइफ एक मॉलिक्यूल्स पे बेस नहीं है। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल्स को डब्बा के अंदर भर दिए तो लाइफ चल गया, नहीं, ठीक है ना। तो लाइफ क्या है, तो सारे मॉलिक्यूल्स के आपस में संबंध, रिलेशनशिप होंगे,
उससे लाइफ होता है। क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, लाइफ रिजल्ट ड्यू टू रिलेशनशिप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ वन मॉलिक्यूल। मतलब जो लाइफ का रिजल्ट है, मतलब ऐसा समझिए कि जो अणु के बीच में जो संबंध है, जो अणु के बीच में संबंध है वही जीवन का परिणाम है। सिर्फ एक अणु या सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स लाइफ को क्रिएट नहीं कर सकता है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट गिवन बाय पॉलिंग, समझ गए ना, क्लियर। देखिए लाइफ रिजल्ट ड्यू टू, समझ रहे, देखिए क्या लिखा है, लाइफ रिजल्ट ड्यू टू रिलेशनशिप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब क्या लिखा है, लाइफ रिजल्ट यानी कि लाइफ जो है, जो लाइफ है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टी पे बेस नहीं है, मतलब किसी एक अणु के गुण धर्म पे वो बेस नहीं है। गुण धर्म मतलब प्रॉपर्टी, एक मॉलिक्यूल्स के गुण धर्म पे यानी प्रॉपर्टी पे बेस नहीं है। तो लाइफ किस पे बेस है, तो लाइफ सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ इकट्ठा होके अपने बीच में एक संबंध बना के, रिलेशनशिप को क्रिएट करके, संबंध बना के, ठीक है ना, काम कर रहे हैं बाबू, वही लाइफ है, वही लाइफ का रिजल्ट है। समझ गए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि लाइफ रिजल्ट ड्यू टू रिलेशनशिप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि लाइफ जो है वो सारे मॉलिक्यूल्स का रिलेशनशिप से बना हुआ है ना। क्या लिखा है, लाइफ रिजल्ट ड्यू टू, समझ रहे हैं ना। हम देखिए बार बार इस लाइन को बोल रहे हैं क्योंकि ये सब लाइन एसएसएल ने पूछा जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम बार बार इसको बता रहे हैं कि लाइफ रिजल्ट ड्यू टू रिलेशनशिप, मतलब जो लाइफ है, जो जिंदगी है, वो किसी एक, ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल्स को लिए दबाएं भर दिए और वहां पे लाइफ बन गया, नहीं, एक मॉलिक्यूल से, ऐसा नहीं कि प्रोटीन, हाँ प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रोटीन से ही जिंदगी नहीं चल जाएगा। समझ में आ रहा है, लाइफ ठीक है, हमको मॉलिक्यूल्स का नीड है, लेकिन एक मॉलिक्यूल जिंदगी को नहीं चला देगा। जैसे कि हम मॉलिक्यूल की बात करें, प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन से मॉलिक्यूल्स, तो प्रोटीन ठीक है, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन ही जिंदगी चला देगा, नहीं, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, उसके साथ लिपिड भी चाहिए, उसके साथ फैट्स भी चाहिए। तो मतलब मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल्स के आपस में अंतर संबंध होंगे, उससे क्या होता है, उससे ही जिंदगी चलता है, लाइफ चलता है, ठीक है। बातों को बनाते हैं पॉलिंग, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ लंबा चौड़ा नोबेल प्राइज का लिस्ट है, पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है ना, सब याद नहीं रहेगा, हमको पता है, हमसे भी याद नहीं रहेगा, लेकिन देखे रहिएगा और ध्यान रहेगा, ठीक है। देखिए नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किसको नोबेल प्राइज मिला है, तो 2006 में मिला था एंड्रयू फायर एंड कॉलिंग मेलो। 2006 में किसको मिला था, एंड्रयू फायर और कॉलिंग मेलो, ठीक है, किसके लिए, तो फॉर द डिस्कवरी ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस जीन ऑफ साइलेंसिंग ऑफ बाय दिस आरएनए। देखिए आरएनए का इंटरफेरेंस यानी कि आरएनए कैसे काम करता है, मैसेंजर आरएनए कैसे काम करता है, उसका बात ये बताते। देखिए अब ये जो है ना, जीन ऑफ साइलेंसिंग बाय डीएस आरएनए, तो ये बात हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, ठीक है। तो उसके लिए इनको मिला था 2002 में सिडनी वर्नर एंड रॉबर्ट हर्टिस एंड जॉन सर्टन फॉर प्रोग्राम डेथ सेल, याद है ना, एपोप्टोसिस, यही बताए थे, ठीक है ना। और ये बताए थे कि जेनेटिक रेप्लिकेशन ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट, ठीक है। 1999 में गेंटर ग्लोबल, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ इंटरसेक्ट सिग्नल फॉर प्रोटीन, प्रोटीन का इंटरसेक्ट सिग्नल, याद है ना, दो तरह का प्रोटीन होता है, इंटरसेक्ट एक्सट्रांसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट सिग्नल दैट गवर्न देयर ट्रांसपोर्ट एंड लोकेलाइजेशन इन द सेल, सेल में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा नहीं होगा उसको ये खोजे थे, ठीक है ना, कौन, ग्लूटन ग्लोबल। 1994 गुलमैन एंड रॉडबिल, ठीक है ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, हम देखिए जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन बताए हुए, याद है, कपल प्रोटीन बताए हुए थे जब हम पढ़ाते हार्मोन्स, ठीक है ना। उसके 1993 में सर्प एंड रॉबर्ट्स, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ स्प्लिट जीन एंड आरएनए प्रोसेसिंग, स्प्लिट जीन जो होता है, अब देखिए स्प्लिट जीन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन ये सब मॉलिक्यूल्स का, सब तो सब मॉलिक्यूल्स ही है ना। देखिए उसका नाम ही क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब मॉलिक्यूल्स की तो बात करता है वो, ठीक है ना। 1989 में थॉमस चेस एंड एस अल्टमन डिस्कवरी ऑफ नॉन प्रोटीन एंजाइम राइबो एंजाइम कैटलिक आरएनए, देखिए मतलब जो नॉन प्रोटीन एंजाइम, जैसे कि जो राइबो, याद रखिएगा जितने भी एंजाइम होते हैं सबके सब प्रोटीन एंजाइम है, एंजाइम इज बेस्ड ऑफ प्रोटीन। देखिए प्रोटीन का मेन काम क्या है, प्रोटीन का काम है फंक्शन और स्ट्रक्चर को देना। तो फंक्शन कैसे, स्ट्रक्चर तो ठीक है, प्रोटीन का काम क्या है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन देता है, ठीक है ना। तो ठीक है, स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कर देगा वो, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा प्रोटीन, लेकिन फंक्शन कैसे करवाएगा, तो प्रोटीन फंक्शन करवाता है एंजाइम में कन्वर्ट होके, ठीक है। तो एक वैसे एंजाइम जिनका नाम है राइबो एंजाइम, वो एक नॉन प्रोटीन एंजाइम है, उसको खोजे कौन थे, तो थॉमस केचन एस अल्टमन, ठीक है। 1985 ब्राउन एंड गोल्डस्टीन रिएक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म एंड एंडोसाइटोसिस, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म को खोजे थे ये, ठीक है। 1982 एक लुंक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को खोजे थे ये। 1980 स्नेल डॉसेट एंड बेनक्रेफ्ट, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ एमएच
सी एंटीजन, एक एंटीजन तो खोजे थे ये, ठीक है। 1980 ब्रेव, सेंगर एंड गिलबर्ट जीन स्प्लिसिंग टेक्निक बताए थे ये, ठीक है। अब देखिए सारा सब क्या है सब हम लोग जान जाएंगे जब हम लोग पढ़ लेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस, ठीक है। सर तो सर मॉलिक्यूलर बेस में जानेंगे सर, अभी इसका साइंटिस्ट का नाम आप क्यों बता रहे हैं बाबू? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि केमिकल का नाम अगर हम एक साथ आपको दे दें कि हाँ चलिए 500 केमिस्ट्री का नाम है, सॉरी केमिस्ट्री 500 साइंटिस्ट का नाम है, वो लिख लीजिए और रख लीजिएगा तो उसे याद नहीं होगा। जहाँ जो मिलता है उसको रख लीजिए। देखिए ये चैप्टर क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं इसमें। वो चैप्टर क्या है? मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि हम लोग इसके बाद वहीं एंटर करेंगे, ये चैप्टर खत्म करना हम वहीं जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस वो भी क्या है? मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, ठीक है। 1978 नेथन स्मिथ एंड अल्वर डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रेशन एंजाइम, ठीक है। 1975 टीमिन बेल्टीमोर एंड डेल्बिका, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ रिवर्स ट्रांसमिशन। हम आपको बताया था ना कि डीएनए के टेम्पलेट पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है, लेकिन आरएनए के टेम्पलेट पे भी डीएनए बन सकता है। ये बताए कौन थे? तो ये बताए थे आपका टेमिन, बेल्टमेरी और डेल्बिका, ठीक है। 1972 स्टीम मॉडियन एंड फिंसन, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। 1971 स्विट्जरलैंड, ठीक है, रोल ऑफ सीएमपी इन हार्मोन रेगुलेशन। यू नो व्हाट इज सीएमपी? सेकेंडरी मैसेंजर ऑफ सेल। प्राइमरी कौन है? हार्मोन्स। 1968 निगरबर्ग, कोरोना एंड हॉली, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ गेमेटिक कोड्स आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज, यानी कि जो निल्सबर्ग, कोरोना एंड हॉली जो थे वो इसमें मतलब क्या कहते हैं उसको, लैब में भी जीन को बना के दिखाए थे वो, ठीक है। 1965 जोहब मोनार्ड एंड क्लफ ऑपरेन मॉडल ऑफ एंड एमआरएनए ऑपरेन मॉडल, लोग पढ़ेंगे उसमें ही, ठीक है। 1964 हॉटकिंस स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 1962 कैंड्रू एंड प्रिट्स 3D स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन का और माइक्रोग्लोबिन का 3D स्ट्रक्चर को बताए थे, ठीक है। 1962 वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस का नाम से याद देखिए, विल्किंस वेरी इंपॉर्टेंट। विल्किंस क्या किए थे? डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को दिए थे वो, ठीक है। 1959 कॉर्नबर्ग एंड ओखा, ठीक है, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए आरएनए रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। इन विट्रो मतलब होता है लैब में बनाना, इसको भी लैब में डीएनए आरएनए को बनाए थे, ठीक है। उसके बाद 1958 ब्लेडी एंड जंस्टन जीन एक्सप्रेशन। 1955 सेंगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर को बताए थे वो। 1957 टॉड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को बताए थे। 1954 लिग्नस पॉलिंग, और था ना पॉलिंग, क्या कहे थे वो कि सारे मॉलिक्यूल जुड़ के लाइफ को चलाते, एक मॉलिक्यूल से लाइफ नहीं चलने वाला है, ठीक है। स्टडी ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। 1946 समर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एंजाइम इरेज, ठीक है। 1943 जॉर्ज डी हेवेसी, ठीक है ना, रेडियोस्कोपिक ट्रेसर टेक्निक, ये हम पहले ही बताया, याद है ना। केल्विन साइकिल हम लोग जानते हैं, क्रैब साइकिल हम लोग जानते हैं, तो कैसे जानते हैं हम लोग इस टेक्निक मतलब जैसे कि केल्विन साइकिल कैसे चलता है, क्रैब साइकिल कैसे चलता है, हम लोग आज उसको जानते हैं। तो कैसे जान पाए उसको? तो इस टेक्निक से, रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक से। अब बताए दिए कौन थे? तो जॉर्ज डी हेवेसी, ठीक है। 1962 स्वेडबर्ग, याद आया स्वेडबर्ग से कुछ? याद आया स्वेडबर्ग हमने बताया, याद है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 70s 80s 70s 80s पता है ना, ठीक है। तो ये अल्ट्रा सेडिमेंटेशन टेक्निक से बताए थे, ठीक है। उसके बाद 1910 वेंडरवाल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड्स, ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स में। 1910 कॉसेल केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियस का केमिस्ट्री बताए थे वो। 1903 बकनर एंजाइम को डिस्कवर किए थे। 1902 इमिल इसका स्टडी ऑफ प्रोटीन का स्टडी किए थे, ठीक है। तो देखिए ये कुछ केमिस्ट्री से कि आपको लगभग यहाँ पे 20 होगा ना, 20-25 साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, और किसका डिस्कवरी किए थे। तो देखिए पूरा तो याद हो जाए 100% तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पढ़ते रहेगा, ध्यान में रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान में रहेगा तो जब ऑप्शन को हम लोग देंगे तो हम लोग क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये खत्म होगा आपका लेक्चर 1, ठीक है। अब हम लोग कल से आगे बढ़ेंगे लेक्चर 2 पे, तो कल हम लोग बात करेंगे। देखिए अब देखिए हम लोग ये तो समझ गए, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है अबाउट केमिकल, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है, जो कंपाउंड है, इस चैप्टर में हमको उसी को पढ़ना है ना। जो मॉलिक्यूल्स है, जो कंपाउंड है, उसी को पढ़ना है। तो H2O ये भी क्या एक मॉलिक्यूल्स है ना, जिसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, वाटर, या फिर वो वाला पानी वाला, है ना।
ठीक है। तो हम लोग कल बात शुरू करेंगे वाटर से, हम लोग देखेंगे वाटर में एडिशन प्रॉपर्टी क्या होता है, कोहेजन प्रॉपर्टी क्या होता है, इच एंड एवरीथिंग हम लोग वाटर को समझेंगे। वाटर के बीच में जो H2O के बीच में किस तरह का एंगल होता है, कैसा एंगल बना होता है, ठीक है। तो आज का यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन आज हम लोग क्या समझे, सुनिए। सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि बायोमोलिक्यूल्स मतलब क्या है ना, जीवित तंत्र में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जो अणु प्रेजेंट है, उसको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखें कि क्या जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग जगहों पे एलिमेंट्स अलग अलग होता है, तो नहीं होता है, नहीं होता है। प्लांट्स में भी वही एक एलिमेंट है, ह्यूमन में भी वही एलिमेंट है, और सॉइल में भी वही एलिमेंट है, मिट्टी में, अर्थ में भी वही एलिमेंट है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग क्या देखें कि 5000 तरह के अलग अलग केमिकल है हमारे बॉडी में, जो कि 3000 तरह का केमिकल रिएक्शन वो करते हैं, ठीक है ना। 2000 तरह का एंजाइम है हमारे बॉडी में, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है, माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है, हम लोग उसको देखें, ठीक है। फिर डेल्टन का मतलब समझा, एक डेल्टन मतलब कहता है 1 हर्ट्जन एटम का भार, ठीक है। तो बाबू कल हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2 से, ठीक है। कल हम लोग क्या देखेंगे, वाटर। देखिए हम लोग अब तो ये समझ गए कि भैया इस चैप्टर को कंपाउंड ही पढ़ना है, मॉलिक्यूल्स ही पढ़ना है, तो वाटर इज ऑल्सो मॉलिक्यूल्स, है ना। ग्लूकोज को पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स है। नाइट्रोजन को पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स है। एमिनो को पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स है ना। चलिए तो बाबू आज अच्छे सुनेगा लेक्चर, मन से सुनेगा लेक्चर, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मैथ करते रहिए। आज के लिए इतना ही, आगे क्लास में धन्यवाद।